हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था। और अच्छा, कल का जो टॉपिक था ना वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन आज का जो ये टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, मतलब बहुत ही नॉलेज वाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का जो ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है। ठीक है भाई, तो बहुत सारी नॉलेज आज आपको एक जनरल लाइफ के बारे में मिलेगी, एक सामान्य जीवन के बारे में मिलेगी जो जनन प्रक्रिया से रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए और जुड़े रहिएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिस टॉपिक को हम बोलते हैं गर्भ निरोधक। क्या बोलते हैं भाई? गर्भ निरोधक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि गर्भ निरोधक। अब ये क्या है कॉन्ट्रासेप्शन, क्या है गर्भ निरोधक? जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी युक्ति या कोई ऐसे उपाय जो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करें। देखो, निरोधक का क्या मतलब होता है? रोकने वाला या उसका विरोध करने वाला। और किसको? प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, तो हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं भाई कि कई बार क्या होता है, ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी हो जाती है। आप समझ पा रहे मेरी बात को? कई कंडीशंस होती हैं, ना चाहते हुए प्रेगनेंसी या तो होता है एक फैमिली प्लानिंग का पार्ट होता है, जैसे किसी एक न्यू कपल्स है, उसकी शादी हुई है और वो चाहते हैं कि भाई 2 और 3 साल तक हमारे बच्चे नहीं होने चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, जो मैथुन क्रिया है वो तो होना स्वाभाविक है ना, वो तो एक लाइफ का एक पार्ट होता है। लेकिन यदि हम मैथुन क्रिया करें तो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। ठीक है, और कपल्स चाहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे उपाय अपनाते हैं जिनसे मैथुन क्रिया भी हो और प्रेगनेंसी होने का डर नहीं हो। ठीक है भाई, तो उन्हीं को हम बोलते हैं गर्भ निरोधक, यानी कि गर्भ को रोकने वाले। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, अनमैरिड कंडीशन में जब मैथुन क्रिया या सहवास क्रिया होती है तो उस समय भी प्रेगनेंसी के खतरा होता है। ठीक है, यदि अनमैरिड कंडीशन में प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो समाज के लिए बहुत ही खतरे वाली बात होती है। ठीक है भाई, तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये जो नॉलेज है, मतलब ये जो बातें हैं जो आप सभी युवाओं के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसको एक अपने अध्याय के रूप में इस टॉपिक को सम्मिलित किया है। ठीक है, ताकि हर किसी भी को पता चल सके कि किस प्रकार हम गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग कर अनचाहे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अनचाही प्रेगनेंसी से बच पाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या है गर्भ निरोधक। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता दूं, जो गर्भ निरोधक होते हैं उनकी कई श्रेणियां हैं, या मैं कह सकता हूं बहुत सारे पार्ट में हमने गर्भ निरोधक को डिवाइड कर रखा है, या बहुत सारे प्रकार की गर्भ निरोधक युक्तियां हैं। तो सबसे पहली जो युक्ति है वह होती है प्राकृतिक विधि। एक एक को पढ़ेंगे हम ध्यान से। सबसे पहली है प्राकृतिक विधि, सेकंड है रोधक। क्या है? रोधक। ठीक है, थर्ड है आईयूडी, 4 है गोलियां, पिल्स जिनको आप बोलते हैं। नंबर 5 पे अंतर्रोपण या अंतर्रोप, जिसको आप बोलते हैं, अंतर्रोपण नहीं बोलेंगे, अंतर्रोप बोलेंगे। और नंबर 6 है
शल्य क्रिया विधि। ठीक है, आपको जो ये बोर्ड पे दिखाई दे रही है 6 विधि, ये हमारी गर्भ निरोधक विधि है भाई। इन विधियों का उपयोग कर, ये आपको दिख रही हैं 6 विधियां दिख रही हैं, ये ऐसी विधि हैं जिनका उपयोग यदि हम करें तो प्रेगनेंसी होने का खतरा नहीं रहता। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा उसमें हम इन्हीं विधियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी विधि को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और कौन सी विधि हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती है उसका भी हमें सिलेक्शन करना होता है। ठीक है भाई, चलिए तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी प्राकृतिक विधि के बारे में। प्राकृतिक विधि, ठीक है, और इस प्राकृतिक विधि को जैसा कि आपको पता ही है नेचुरल मेथड्स के नाम से जानते हैं, तो शायद इंग्लिश लिखना यहाँ ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप जानते ही हैं प्राकृतिक विधि नेचुरल मेथड। ठीक है, ये इतने सिंपल पॉइंट में नहीं लिखूँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलिए काम चल जाएगा ना। नेचुरल मेथड बोलते हैं, तो देखिए क्या है प्राकृतिक विधि, सुनिए। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी विधियां होंगी जो प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि वास्तव में ये नेचुरल मेथड होंगे। ठीक है, तो ऐसी विधि, कुछ ऐसी भी विधियां होती हैं गर्भ को रोकने के लिए जो नेचर गिविंग होती हैं, प्रकृति प्रदत्त होती हैं। ठीक है भाई, तो केवल हमें उनके बारे में जानना होता है कि कौन सी ऐसी विधि हैं जो नेचर द्वारा दी गई हैं हमें, और यदि हम उनका सहारा लेते हैं तो प्रेगनेंसी से, अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्राकृतिक विधि की यदि मैं बात करूं तो सबसे इसमें पहली जो विधि है, इसमें भी तीन पार्ट है, या मैं कह सकता हूं 3 विधियां ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे आवधिक संयम। ठीक है, आवधिक संयम जिसको आप पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आवधिक संयम, यानी कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना। तो ध्यान से सुनिए क्या है, बहुत ही नॉलेज वाले टॉपिक है भाई, मैंने आपको बता दिया, बहुत ही नॉलेज आज आपको मिलने वाली है इस चैप्टर से। ठीक है, या इस टॉपिक से। तो देखिए बात करते हैं कि आवधिक संयम क्या होता है। आवधिक से ऐसा लग रहा है जैसे कोई अवधि, मतलब कोई टाइम पीरियड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अच्छा पहली बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये नेचुरल मेथड हैं इनमें किसी भी प्रकार के भौतिक व रासायनिक कारकों का उपयोग नहीं होता। मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ना तो कोई भौतिक साधन और ना ही कोई रासायनिक साधन की इस यहाँ पर आवश्यकता होती है। केवल कुछ नेचुरल मेथड होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, उनके सहारा लेते हुए भी हम प्रेगनेंसी से बच पाते हैं। तो जानना होता है कि भाई कैसे बच पाते हैं और कौन कौन से ये मेथड्स हैं। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई सबसे पहला आवधिक संयम है। आवधिक संयम को आप पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए क्या है आवधिक संयम, यहाँ पे जो हम मोस्टली बात करके चलते हैं वो माहवारी के बारे में बात करके चलते हैं। नोट्स आपके सामने ही है, पूरे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, केवल आपको कंसेप्ट समझना है। देखो क्या है, वो ये कहते हैं कि यदि आप माहवारी के, मैं सारी चीज बताऊंगा आपको, क्लियर बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। माहवारी के 10 से 17वें दिन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पूरे कंसेप्ट को दूंगा आपको। ठीक है, माहवारी के 10 से 17वें दिन मैथुन क्रिया नहीं हो, मैथुन क्रिया नहीं हो तो गर्भधारण से बच सकते हैं, गर्भधारण से बच सकते हैं या बचा जा सकता है। अब मैंने ये पॉइंट लिख दिया। ठीक है, हालांकि नोट्स में आपके और पॉइंट हैं,
ठीक है, लेकिन उनका कंसेप्ट जो मुझे देना है वो ये वाला है 10 से 17वां दिन, तब आप इस चीज को पूरा क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो, गर्भ निरोधक पढ़ रहे हैं, हम कॉन्ट्रासेप्शंस पढ़ रहे हैं कि आखिर हम कौन कौन सी ऐसी युक्ति अपनाएं जिनसे अनचाही प्रेगनेंसी नहीं हो। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपके पास कुछ ऐसी भी विधियां हैं जिनमें आप किसी भी प्रकार के भौतिक और रासायनिक साधनों का उपयोग नहीं करेंगे और फिर भी आप प्रेगनेंसी से बच पाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि सर ये तो बहुत अच्छी काम की चीज़ है, बताइए कि इसमें कोई खर्चा भी नहीं है और नेचुरल है तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा नेचुरल का। आपको पता ही है भाई, प्राकृतिक जो हम विधियां अपना रहे तो उनका साइड इफेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चलिए, तो मैंने आवधिक संयम में आपको क्या बताया कि माहवारी के 10 से 17वें दिन यदि आप मैथुन क्रिया नहीं करेंगे तो गर्भधारण से बचा जा सकता है। अब ये क्या कंसेप्ट है भाई, वो देखिए, ध्यान से सुनिए। कोई महिला है जिसमें 1 तारीख को रजचक्र स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख को रजचक्र स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो 1 तारीख को रजचक्र स्टार्ट हुआ है, तो 1 से 5 तारीख, तो 5 तारीख तक तो उसको में ब्लीडिंग होती है, 14, 21 और 28, यह एक पूरा रज चक्र है भाई किसी भी महिला का। ठीक है, एक एवरेज रज चक्र मैंने बताया आपको टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। तो जरा ध्यान से सुनिए भाई मेरी बात को, सोचो, आपको पता है ना जो ये 14वां दिन होता है इस समय ओवुलेशन की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, बताओ होती है नहीं होती? अंडोत्सर्ग की क्रिया कौन से दिन होती है? 14वें दिन होती है। किसके 14वें दिन? रज चक्र के 14वें दिन। मान लीजिए किसी महिला का रज चक्र 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ओवुलेशन की वो लगभग कौन से दिन होती है? रज चक्र के बिल्कुल बिटवीन मिड में, तो 14वें दिन ओवुलेशन की संभावनाएं रहती हैं, होती है ना। अब एक बात बताओ यार, यदि उस फीमेल का ओवुलेशन हो रहा है और यदि आप उस समय मैथुन क्रिया करते हैं, सहवास करते हैं, तो आप बताइए सहवास करते समय जो स्पर्म है वो मादा जनन मार्ग में रिलीज किए जाएंगे, इजैकुलेट या स्खलित किए जाएंगे, और यदि स्पर्म वहां पर इजैकुलेट किए गए तो यदि ओवम हुआ फैलोपियन नलिका के एम्पुला पार्ट में, तो बताइए फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? निषेचन श्योर होगा ना, और यदि निषेचन हो गया तो भाई प्रेगनेंसी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, तो हमें तो प्रेगनेंसी से बचना है ना, हमें तो प्रेगनेंसी से बचना है और मैथुन क्रिया भी करनी है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे समय में कब मैथुन क्रिया करेंगे जो आपके लिए सेफ रहेगा, मतलब मैथुन क्रिया भी हो और प्रेगनेंसी भी ना हो और किसी भी प्रकार के भौतिक और रासायनिक साधनों का उपयोग भी ना करना पड़े। तो भाई चारों तरफ से लाभ ही लाभ है। ठीक है, वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, 5 उंगलियां घी में, ऐसे एक मुहावरा है। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप इस पर। नहीं, ये वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो आप मेरी बात को, क्योंकि यदि आप इस चीज़ को समझ गए ना, समझ गए, तो अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, अनचाही प्रेगनेंसी जो कई बार हमसे अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, जिनका खामियाजा हमें बहुत ज़्यादा अपनी समाज में रेपुटेशन से, या मैं कहता हूं कि बहुत बड़े बड़े कदम भी इसमें उठाने पड़ जाते हैं, तो उनसे हम बच सकते हैं यदि थोड़ा सा हम इन विधियों का उपयोग करें तो। ठीक है, नॉलेज लेनी है, केवल आपको समझना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अनचाही प्रेगनेंसी से कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है मेरे पास वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, यानी कि माहवारी चक्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो सुनिए क्या है। देखो, अब ये तो 14वां दिन तो हुआ ओवुलेशन का, यदि आप इस समय मैथुन क्रिया करते हैं तो बताइए श्योर प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी? होगी ना, लेकिन आपको तो प्रेगनेंसी से बचना है। ठीक है, तो हम क्या करें, जरा ध्यान से सुनिए। देखो,
पहले तारीख से रज चक्र स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग होती है, तो ये ब्लीडिंग अधिकतर 5वें दिन तक होती है, 5 तारीख तक, ठीक है, 5 दिन तक होती है। तो इस समय तो मैथुन क्रिया होती ही नहीं है, कोई भी फीमेल मेल को इस समय अलाउ नहीं करती मैथुन क्रिया के लिए। क्यों नहीं करती? क्योंकि इस समय ब्लड डिस्चार्ज होता है, स्मेली ब्लड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। स्मेली मतलब थोड़ी गंध आती है उसमें, और जो ब्लड होता है वो थोड़ा खराब होता है, ठीक है। तो वो जो ब्लड है वो डिस्चार्ज होता रहता है 5 दिन तक, 1 से 5 तारीख तक। तो इस समय तो मैथुन क्रिया होती नहीं है भाई, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, अब देखो ओवुलेशन 14 तारीख को होता है। अब प्रकृति ऐसी होती है जिसमें कभी भी कोई भी गड़बड़ हो सकती है, 100% कोई चीज फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब हम सोच के चलें कि माहवारी के 14वें दिन भाई लाला ओवुलेशन होगा, यदि हम इस समय मैथुन क्रिया करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और यदि नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, श्योर बात है। देखो शुक्राणु जो होता है वो मैक्सिमम 48 आवर्स, 24 से 48 आवर मादा जनन मार्ग में सरवाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है शुक्राणु। अब मान लीजिए आपने सोचा यार, जैसे हम कोई एक फीमेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और उस फीमेल का रज चक्र 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आप इस चीज का पालन कर रहे हैं, है ना। आपने सोचा कि भाई सर जी ने तो बताया था कि भाई 14 तारीख को ओवुलेशन होता है ना, तो भैया 14 तारीख को मैथुन क्रिया नहीं करेंगे, उसके इर्द गिर्द हम मैथुन क्रिया करेंगे, केवल 14वें दिन को छोड़ देंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। और उस अगर आप करते हैं तो बाई चांस हो जाए प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है, तो आप तो भाई बहुत ही कोसोगे मुझे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो फुल नॉलेज लीजिए, अधूरा ज्ञान नहीं, पूरी नॉलेज लेना है आपको। सुनिए, देखो 14वें दिन ओवुलेशन होता है साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 13वें दिन हो जाए। अब जरूरत नहीं है कि 14वें दिन ही हो, एवरेज 14 दिन होता है, लेकिन हो सकता है कोई कारण से 13 दिन में हो जाए, 12वें दिन हो जाए, या 15वें दिन हो जाए, या 16वें दिन हो जाए। बताओ हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। तो सरकार ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यार एक ऐसा टाइम पीरियड निर्धारित किया जाए जब उसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं हो प्रेगनेंसी होने की, है ना। तो उन्होंने क्या किया, खूब दिन छोड़ छाड़ कर, है ना, छोड़ छाड़ कर एक टाइम पीरियड निर्धारित किया कि यदि आप रज चक्र के 10वें दिन से ही और 17वें दिन तक, कौन से दिन तक? 17वें दिन तक यदि आप मैथुन क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी से बचना है ना, प्रेगनेंसी से बचना है भाई, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम रज चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन तक मैथुन क्रिया से बचेंगे, तो बताओ इन दिनों में ओवुलेशन हो गया होगा या हो चुका होता है, मतलब हो रहा होता है या हो चुका होता है, क्योंकि ये तो 14वें दिन होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा यार हो सकता है कि 13वें, 12वें, 11वें दिन हो जाए, ठीक है, तो और छोड़ दो एक दिन, क्योंकि चलो ठीक है आप 10 तारीख से ही ले लो, ठीक है, और ये आगे 17 तारीख तक, 15, 16, 17, ठीक है। तो 15, 16, 17 तारीख भी आप छोड़ सकते हैं। समझ पा रहे आप मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। तो 10 से 17वें दिन, आगे बात समझ में? चलो एक बार मैं और आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख को स्टार्ट है, ठीक है, माहवारी चक्र जिसको बोलते हैं। अच्छा 1 तारीख को स्टार्ट है तो 5 तारीख तक तो उसमें ब्लीडिंग फेज है, ब्लड डिस्चार्ज होता है। अच्छा अब टाइम देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब 10 से 17वें दिन छोड़ दिए, इस समय हमें मैथुन क्रिया नहीं करनी है, तो मैथुन क्रिया करने का उचित टाइम कौन सा है, सेफ पीरियड जिसको हम बोलते हैं, तो वो सुनिए। देखो यहां तारीख 6,
6 से लेकर आप 9 तारीख तक, ठीक है, 4 दिन हो गए, 6, 7, 8, 9, है ना। यदि आप इस समय मैथुन क्रिया करेंगे, ध्यान लगाओ, यदि आप 6 से 9 मतलब इन दिनों में मैथुन क्रिया करेंगे तो बताओ क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? अरे यार, कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस समय ओवुलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि ओवुलेशन का टाइम तो 14वां दिन है, ठीक है। तो 6 से 9 जो तारीख है, इस समय आप मैथुन क्रिया कर सकते हैं, ये सेफ पीरियड है, ठीक है। अब आपको पता चला यार 10वां दिन है यार राशि चक्र का, राशि चक्र का कौन सा दिन है? 10वां दिन है, तो आप इस तारीख को मैथुन क्रिया करना छोड़ दीजिए। तो 10 से 17, ठीक है। अब आप क्योंकि 14वें दिन ओवुलेशन हुआ, हो सकता है 1-2 दिन वो सरवाइव करेगा, या हो सकता है 15 तारीख को हो, 16 को ना, ऐसे। तो 10 से 17 तारीख तक हम वेट करते हैं, मैथुन क्रिया नहीं करते हैं। अब उसके बाद 18 से 28, लगभग 10-11 दिन ही हो गए, ये भी कौन से भैया? सेफ पीरियड है, 18 से 28, ठीक है, ये भी सेफ पीरियड होता है। वैसे वास्तविक सेफ पीरियड तो 21 से 28 होता है, 21 से 28। यदि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है ना, तो 10 से 21 ये दिन आप छोड़ दीजिए। इनके इर्द गिर्द यदि आप मैथुन क्रिया करेंगे, इनसे पहले और बाद में, तो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, श्योर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है भाई? इसके लिए आपको अपने पार्टनर की रज चक्र की डेट का फिक्स पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार किन्हीं महिलाओं में रज चक्र 28 दिन की बजाय 35 दिन 32 दिन का होता है, तो आपको केवल 14 दिन घटा देने उसमें, वो उसके ओवुलेशन का टाइम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी महिला का 35 दिन का रज चक्र है, तो उसके ओवुलेशन की डेट 21 डे होगी, क्योंकि आपको केवल उसमें से 14 घटाना है, ठीक है। तो उस डेट के बारे में हमें फिक्स पता हो कि इस तारीख को रज चक्र स्टार्ट है, तब हमें इस चीज का पालन करना होता है भाई, ठीक है। हर महिला की जो रज चक्र की डेट है वो अलग अलग होती है, तो सबसे पहले हमें उस रज चक्र के डेट के बारे में मालूम होनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से हमें ये जो है अपनानी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो डेट का फिक्स पता होना यहां पर जरूरी होता है, इसकी एक कमी है। कमी इसकी यही है, यदि आपको डेट का नहीं पता होगा तो आप इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे? आप इसको अप्लाई तब करेंगे जब आपको अपने पार्टनर की रज चक्र की डेट का मालूम होता है, ठीक है। यदि डेट का मालूम होता है तो आप खुद काउंट कर सकते हैं कि ये सेफ पीरियड है या नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई तो आप याद रखेंगे ना कि माहवारी चक्र के 10 से 17वें दिन यदि हम मैथुन क्रिया नहीं करें, सहवास नहीं करें, तो प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये था आवधिक संयम। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो पहली विधि हो गई, अब दूसरी विधि की बात, सेकंड। तो फर्स्ट तो हो गया अपना क्या? आवधिक संयम, ठीक है। सेकंड जो हम बात करते हैं वो करते हैं बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, ठीक है भाई। बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, ये सेकंड विधि है किसकी? प्राकृतिक मेथड की ना, प्राकृतिक विधि की। तो इसको आप या तो विथड्रॉल बोल सकते हैं। देखो, यदि आप इसको बाह्य स्खलन कहते हैं तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे विथड्रॉल, विथड्रॉल। और यदि आप इसको अंतरित मैथुन के नाम से जानते हैं तो आप इसको कोइटस इंटररप्टस के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? कोइटस इंटररप्टस। किसको बोलते हैं? कोइटस इंटररप्टस, अंतरित मैथुन को। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? बाह्य स्खलन होता है, जिसको आप विथड्रॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में भाई, ये क्या होता है।
क्या होता है? ऐसी विधि जिसमें वीर्य स्खलन से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीर्य स्खलन से पहले लिंग को मादा योनि से बाहर निकाल लेना। ठीक है भाई, तो क्या है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन? जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी सा एक मेथड है, मैं आपको बता दूं। जैसे होता क्या है कि जब हम मैथुन क्रिया करते हैं, ध्यान सुनना, जब हम मैथुन क्रिया करते हैं, मान लीजिए यह है योनि है, ठीक है, ये सर्विक्स गर्भाशय वाला पार्ट, मतलब ऐसे आप मान के चलिए, एक नॉर्मल सा डायग्राम में यदि आपके सामने बना दूं ऐसे, ठीक है, चलिए, तो यह गर्भाशय हुआ, यह सर्विक्स वाला पार्ट है जिसको आप ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है, यह वेजाइना जिसको आप योनि बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे जो पेनिस होता है जिसे हम सिसन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वीर्य स्खलन, देखो मैं आपको बता दूं, यह पेनिस है जो मादा योनि के अंदर है, वेजाइना जिसको बोलते हैं, ये सर्विक्स है, ग्रीवा है, ये यूट्रस है, और ये फैलोपियन ट्यूब, ये सारी बातें आप जानते हैं। अब वो क्या कहता है कि एक प्राकृतिक नेचुरल मेथड के अंतर्गत एक ऐसी भी विधि है जिससे हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं वो क्या बताता है कि जब मैथुन क्रिया हो रही होती है तो एट लास्ट एक ऐसा टाइम आता है जो वीर्य स्खलन का होता है। अच्छा, वीर्य का स्खलन करने को आप इजैकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन, यानी कि वीर्य स्खलन बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि जैसे ही वीर्य स्खलन का समय होता है, यदि ये वीर्य स्खलन का समय होता है तो यहां से वीर्य ऐसे रिलीज होगा, इजैकुलेट होगा मादा योनि में, ठीक है, और यहां होंगे क्या? स्पर्म। तो ये स्पर्म ऐसे गति करते हुए कहां पहुंचेंगे? एम्प्यूला वाले पार्ट में पहुंचेंगे ना। कब पहुंचेंगे? जब वीर्य स्खलित होगा मादा योनि में, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि ये स्खलन नहीं हो या स्खलन का समय हो, एहसास हो जाता है, तो उस समय क्या करें, हम इस पेनिस को मादा योनि से बाहर निकाल दें, ठीक है। इस पेनिस को मादा योनि से जस्ट एजैकुलेशन से पहले बाहर निकाल दें, तो जो वीर्य होता है वो बाहर स्खलित हो जाता है मादा योनि से। समझ पाए आप इस बात को? देखिए, यदि पेनिस योनि के अंदर रहता है और इजैकुलेशन के समय, वीर्य स्खलन के समय, तो वीर्य यहां पर रिलीज होगा, तो भाई प्रेगनेंसी के चांस हैं, संभावनाएं, यदि ओवुलेशन का टाइम है तो। लेकिन हमें तो प्रेगनेंसी से बचना है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर है कि वीर्य स्खलन से जस्ट पहले यदि हम शिशन को, लिंग को मादा योनि से बाहर निकाल दें, तो जो वीर्य होता है वो बाहर स्खलित हो जाता है। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? बाह्य स्खलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसी हेडिंग है वैसा ही उसका कार्य है। बाह्य स्खलन मतलब वीर्य को मादा योनि से बाहर इजैकुलेट या स्खलित कर देना, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है भाई अंतरित मैथुन या बाह्य स्खलन का। तो समझ गए? तो ये भी एक नेचुरल है भाई इसमें किसी की चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता, ये अपने खुद पर डिपेंड करता है, तो प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल है। माहवारी चक्र वाला भी देखो नेचुरल था भाई, प्रकृति प्रदत्त होता है माहवारी चक्र, तो वो भी एक नेचुरल प्रोसीजर था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। तो इस विधि के द्वारा अब आप देखो, यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो कभी प्रेगनेंसी होगी नहीं, तब तक आप नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोसीजर था। अच्छा, इसकी एक कमी होती है, मैं आपको बता दूं, इसकी एक कमी होती है। वो कमी क्या होती है? एक तो इसमें बहुत ज़्यादा संयम की आवश्यकता होती है। हालांकि बहुत बहुत टिपिकल बात होती है बाहर एजैकुलेट करना, ठीक है, तो बहुत संयम की, अपने मन पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए इस विधि को अपनाने के लिए, ठीक है। एक तो संयम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं
इसका रिजल्ट 100% नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? कई बार क्या होता है, वीर्य स्खलन से पहले ही कुछ थोड़ी सी वीर्य की मात्रा, आप जिसको हम प्री इजैकुलेट कहते हैं, वो स्खलित हो जाती है मादा योनि में। मेरा मतलब समझो, कई बार क्या होता है, वीर्य स्खलन से पहले ही थोड़ी बहुत वीर्य की मात्रा इस जनन मार्ग में आ जाती है। ठीक है, तो जैसे आप वीर्य स्खलन से जस्ट पहले इस लिंग को बाहर तो निकाल लेंगे, लेकिन हो सकता है ना कि वीर्य स्खलन से पहले ही थोड़ा बहुत द्रव यहां पहुंच गया होगा, पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट 100% सही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कई बार प्रेगनेंसी भी हो जाती है इससे। क्यों? क्योंकि प्री इजैकुलेशन नाम की घटना हो जाती है। मतलब वीर्य स्खलन से जस्ट पहले थोड़ा बहुत वीर्य मादा योनि में ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये इसकी कमी है भाई, किसकी? बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन की। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है तीसरा मेथड, स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव, जिसको आप लैक्टेशनल एमिनोरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैक्टेशनल एमिनोरिया। स्तनपान अनार्तव जिसे आप किस नाम से जानते हैं? लैक्टेशन एमिनोरिया के नाम से जानते हैं। तो यह एक तीसरी विधि है भाई जो नेचुरल है। इसमें कैसे गर्भधान से बचते हैं मैं आपको बता दूं कि जब कोई माँ किसी बच्चे को स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ध्यान से सुनना मेरी इस पॉइंट को, कंसेप्ट समझो पहले इसका। आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के पश्चात माँ जब अपने बच्चे को केवल स्तनपान कराती है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि स्तनपान का जो समय है वो लगभग 4 से 6 माह तक का है। जन्म से 4 से 6 माह तक, किसी बच्चे के जन्म से लेकर 4 से 6 माह तक हमें केवल उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ठीक है, माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध के अलावा उसको पानी की बूंद भी नहीं पिलानी चाहिए। ठीक है भाई, केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए 4 से 6 माह तक। ठीक है, ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक बात है, डेटा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसमें हम क्या करते हैं, क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन होता है भाई? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये LH और FSH दोनों हार्मोन की सांद्रता को कम करके रखता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन वो है जो दुग्ध का संश्लेषण करता है। और आप बताइए, जब कोई माँ स्तनपान कराती है तो इस हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है ना उस बॉडी के अंदर, उस फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, उस मादा के अंदर LH और FSH हार्मोन की सांद्रता को कम करके रखता है। अब आप देखिए, यदि उसमें इन हार्मोन्स की कमी हुई तो उसमें कौन सी क्रिया नहीं होती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। किसकी क्रिया नहीं होती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। आप समझ पा रहे हैं ना भाई? यदि मादा बॉडी के अंदर LH और FSH की कमी है, लेवल कम है, तो सिंपल सी बात है कि यदि FSH कम है तो पुटिकाओं की वृद्धि नहीं हो पाएगी, और यदि पुटिकाओं की वृद्धि नहीं हुई तो क्या होगा भाई? तो ओवुलेशन नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें रज चक्र भी नहीं चलता है यदि अंडोत्सर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा थोड़ी बढ़ी हुई होती है, इन हार्मोन्स की कमी होती है। ये सिस्टम होता है। जब ये हार्मोन कम होते हैं, ध्यान सुनो, LH और FSH कम होते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा, मतलब मोस्टली प्रोजेस्टेरोन ज्यादा। ठीक है, और यदि प्रोजेस्टेरोन ज्यादा, मतलब जब ये ज्यादा है तो उनकी मात्रा कम होती है।
ठीक है। तो फिलहाल आप इतना एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखो कि दुग्ध पान कराते समय प्रोलैक्टिन तो ज्यादा लेवल पर रहेगा ही, तो उस समय इन हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। तो उस मादा में ऐसा कहा जाता है कि 4 से 6 महीने तक रजचक्र और ओवुलेशन की क्रिया नहीं होती है, रुक जाती है। ठीक है। तो अब जब एक बात बताओ, जब तक ये क्रिया रुकी हुई है या ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो इस समय आप कैसे भी मैथुन क्रिया करें, किसी भी प्रिकॉशन की कोई भी सावधानी आपको नहीं बरतनी है। यदि आप मैथुन क्रिया करते हैं तो प्रेगनेंसी का कोई खतरा ही नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि इस समय 4 से 6 महीने तक 4 से 6 महीने तक उसमें रजचक्र और ओवुलेशन नहीं होता है। कब नहीं होता? आफ्टर डिलीवरी, जब वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। ठीक है। तो यह भी एक नेचुरल मेथड होता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को केवल दूध पिलाती है, दूध पिलाने का मतलब है डिलीवरी के 4 से 6 महीने तक केवल ये टाइम है, तो उस समय उसमें अंडोत्सर्ग रजचक्र नहीं चलते। तो यदि उस समय मैथुन क्रिया होती है तो वो प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है। तो यही कारण है कि जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा बहुत क्या होता है, गैप होता है ना, थोड़ा बहुत क्या होता है, गैप होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना? लगभग 1 साल का गैप तो हमेशा होता ही होता है, क्योंकि यहाँ भी ये ऑथेंटिक ज़्यादा नहीं माने जाते हैं। हो सकता है किसी महिला के 3 महीने तक रजचक्र या ओवुलेशन नहीं हो, किसी के 4, किसी के 6। ठीक है भाई। तो ये भी अलग अलग टाइम होता है, लेकिन हम साइंस के अकॉर्डिंग केवल यही पढ़ के चलते हैं कि 4 से 6 महीने तक आफ्टर डिलीवरी उसमें रजचक्र और ओवुलेशन की घटनाएं नहीं होती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो यदि हम इस समय मैथुन क्रिया करते हैं तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। तो ये 3 मेथड हमने पढ़े जो नेचुरल मेथड हैं, और इन मेथडों में हमने देखा कि आखिर हम कैसे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है भाई। तो आगे चले, ये बात आपको समझ में आ गई? ये डायग्राम तो भी काम आएगा। चलिए, क्लियर है आपका नेचुरल मेथड? क्या हम कॉन्ट्रासेप्शंस पढ़ रहे हैं, हम गर्भ निरोधक पढ़ रहे हैं। गर्भ निरोधक वो घटना है जिसमें हम अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने का प्रयास करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अनचाही प्रेगनेंसी को कई विधियों के द्वारा रोक सकते हैं। उनमें सबसे पहली विधि हमने पढ़ी प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में 3 विधियां होती हैं या 3 घटनाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। आवधिक संयम में मैंने क्या कहा कि रजचक्र के 10 से 17वें दिन तक यदि आप मैथुन क्रिया से बचते हैं तो गर्भाधान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह माहवारी का वह समय होता है जब या तो ओव्यूलेशन हो रहा होता है या हो चुका होता है। ठीक है। यदि आप इस समय मैथुन क्रिया करेंगे तो 100% प्रेगनेंसी, और यदि बचेंगे तो गर्भधारण नहीं होगा। ये आपका आवधिक संयम था। उसके बाद हमने बात की सेकंड, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। तो उसमें क्या था, एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है कि वीर्य स्खलन से जस्ट पहले आप लिंग को मादा योनि से बाहर निकाल दें, तो जो वीर्य होता है वो बाहर स्खलित हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता। ठीक है। ऐसी तीसरा जो मेथड है जो भी हमने पढ़ा था, लैक्टेशनल एमिनोरिया यानी कि स्तनपान अनार्तव। तो ये जो तीसरा मेथड है तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, स्तनपान अनार्तव लैक्टेशन एमिनोरिया में। ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर था कि जब तक डिलीवरी के बाद जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है 4 से 6 माह तक, तब तक उसकी बॉडी के अंदर रजचक्र और ओवुलेशन जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। क्यों? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। ठीक है। तो क्योंकि उसका लेवल उच्च होता है, तो यदि हम उस समय मैथुन क्रिया करते हैं तो प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं रहता है। ठीक है। तो ये गैप जो है वो इससे बना रहता है लगभग 1 साल का, है ना। कुछ महारथी ऐसे होते हैं जो पता नहीं जन कैसे 9 महीने का ही गैप तक रखते हैं। भाई सलाम है उन भाइयों को भी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि हमेशा अपने 2 बच्चों के बीच में भाई 3 और 5 साल का गैप तो होना ही चाहिए, है ना। उससे हमें कई लाभ होते हैं। कई लाभ मैं आपको बता दूं कि भाई मादा तो कभी नहीं चाहती कि उसके जो
मतलब बहुत कम गैप में बच्चे हों। कैसे, आपको मैं बता दूं कि जब कोई एक छोटा शिशु होता है तो उसको संभालने में, उसकी केयर करने में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? लगभग 2-3 साल तक का जो बच्चा होता है वो अपने आप खुद थोड़ी बहुत वो करने लग जाता है ना। उसके बाद तो मतलब कहने का मतलब है परिवार वाले भी उसको खिलाने लग जाते हैं जब वो 2-2.5 साल का हो जाता है ऐसे ना। तो दो बच्चों के बीच में हमेशा ही लगभग 3 से 5 साल का गैप तो मिनिमम होना ही चाहिए भाई, इतना तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम पहला मेथड समझ में आ गया, प्राकृतिक। पता चल गया कि प्राकृतिक मेथड भी कैसे कैसे यदि हम उनका सहारा ले सकते हैं तो हो सकता है प्रेगनेंसी से बच जाएं। ये सारे के सारे फैमिली प्लानिंग में काम आते हैं, जो हम कहते हैं ना परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो। अच्छा, फैमिली प्लानिंग में क्या होता है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो कपल्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई 3 साल तक बच्चे नहीं होने चाहिए, 4 साल तक नहीं होने चाहिए, ऐसे होते हैं ना, तो उसको हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं भाई। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इन मेथड्स का यूज लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। चलिए, अब सेकंड जो सर्वाधिक प्रचलन में है, नहीं हालांकि सर्वाधिक प्रचलन में जो विधि है वो अगली है, आईयूडी, जो नीट में भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो रोधक विधि, रोधक जिसको आप बैरियर मेथड के नाम से भी जानते हैं, ये दूसरी विधि है भाई। ये सेकंड विधि है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो सामान्य रूप से ज्यादा प्रचलित है, प्रचलित ज्यादा है पुराने समय से ही, रोधक विधि। अब जैसा खुद लग रहा है ना कि यह कोई ऐसी विधि होगी जिसमें कोई अवरोध खड़ा कर दिया जाता है। अवरोध माने कोई रोकने वाला, ऐसे रोकने वाला, ऐसे ये अवरोध है और इसको ऐसे रोक रहा है, कोई प्रेगनेंसी को होने से रोक रहा है। ठीक है, तो हम रोधक विधि पढ़ के चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं रोधक विधि में क्या होता है, इसमें कोई भौतिक अवरोध होता है। कौन होता है? भौतिक अवरोध के द्वारा शुक्राणु व अंडाणु के मिलन को रोका जाता है। यदि इन दोनों का मिलन हो गया ना तो रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होता है भाई। शुक्राणु और अंडाणु का बाई चांस यदि मिलन हो गया ना चाहते हुए भी यदि ये दोनों मिल गए शुक्राणु अंडाणु, तो रिजल्ट आपको पता ही है क्या होता है, एक भ्रूण बन जाता है, एक युग्मनज बन जाता है, अर्थात प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो प्रेगनेंसी अनचाही हो जाती है ना, तो कई बार हम टैबलेट्स वगैरह का यूज करते हैं केमिकल्स का। तो मैं आपको बता दूं उनके ना बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? हो सकता है अगली बार जो गर्भ है वो रुक ठहरे नहीं, समझ रहे ना, ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। यदि हम बेवजह पिल्स का यूज करें, किसके लिए? गर्भपात के लिए। मान लीजिए अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो हम पिल्स का यूज करते हैं, टैबलेट्स का यूज करते हैं, तो वो गर्भपात तो हो जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कई बार ये हो जाता है कि भविष्य में उनके बच्चे नहीं होते। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट है। तो क्यों ना हम वहां तक पहुंचने से पहले ही कुछ ऐसे उपाय करें जो ऐसी कंडीशन ही ना बने, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो भौतिक अवरोध की बात है तो उसमें शुक्राणु व अंडाणु के मिलन को रोका जाता है, शुक्राणु व अंडाणु के मिलन को रोका जाता है भाई। ठीक है, कौन से अवरोध? रोधक विधि में। तो यहां दो प्रकार के अवरोध हैं, एक जिसको हम कंडोम बोलते हैं, सेकंड डायाफ्राम, बोल्ट। ठीक है, और एक गर्भाशय ग्रीवा टोपी भी होती है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। रोधक विधि में दो प्रकार के रोधक होते हैं, एक तो होता है कंडोम और एक है डायाफ्राम, बोल्ट और ग्रीवा टोपी। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। यदि हम बात करें कंडोम की तो मैं आपको बता दूं कि कंडोम का जो प्रचलन, जो एक नाम है, एक लोकप्रिय नाम, सरकार ने इसका नाम भी लिखा है भाई, कि जो सामान्यतः जो प्रचलन में कंडोम है वो निरोध होता है। क्या होता है? निरोध। कहने का मतलब है केमिस्ट की दुकान पर जो ये कंडोम होता है वो किस नाम से मिलता है?
निरोध के नाम से मिलता है। ये लोकप्रिय नाम है भाई, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बुक की लाइन है, एनसीईआरटी किताब की लाइन है भाई, क्या निरोध वाली। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना कि कंडोम का लोकप्रिय नाम क्या है। तो कंडोम का लोकप्रिय नाम निरोध है, जो वर्तमान में बाजार में प्रचलन में है। ठीक है, तो कंडोम क्या होते हैं? कंडोम एक लेटेक्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लेटेक्स के बने होते हैं। लेटेक्स मतलब एक प्रकार की पतली रबर होती है, उससे ये बने होते हैं कंडोम। ठीक है, और इससे क्या होता है, जैसे अब आइए इस डायग्राम पर, ये पेनिस है, ये सिसन है, तो इस सिसन के ऊपर रबर का एक ऐसे आवरण हम चढ़ा देते हैं, ये वाला। ठीक है, इसे हम कंडोम बोलते हैं। तो होता क्या है, मतलब जब वीर्य स्खलन होता है ना, देखो मैथुन क्रिया होती है तो वीर्य स्खलन होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो जैसे ही वीर्य स्खलन होता है तो वीर्य यहीं रह जाएगा ना, आप देखो यहीं रह जाएगा ना, क्योंकि इसके पेनिस के ऊपर कौन है? सिसन के ऊपर कौन है भाई? कंडोम है। ठीक है, तो एक अवरोध है। तो जो शुक्राणु होते हैं, क्या वो इसके जनन मार्ग पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि ये यहाँ पर नहीं पहुंचे तो प्रेगनेंसी का कोई खतरा ही नहीं है, प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। तो सबसे सरल उपाय तो यही होता है भाई, सबसे सरल और सस्ती विधि तो यही होती है कंडोम वाली। ठीक है, तो ये लेटेक्स के बने पतले रबर के बने होते हैं भाई। ठीक है, और इनको केवल एक ही बार काम में लिया जाता है, एक बार यूज होने के बाद हम इनको वेस्टेज डाल देते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको आओगी समझ में? अरे नॉर्मल सी बात है, आप मतलब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला अवरोध होता है कंडोम। अच्छा, वर्तमान में मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कंडोम प्रचलन में है। मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। मेल कंडोम कुछ इस प्रकार होता है, नॉर्मल इस प्रकार होता है मेल कंडोम। और फीमेल कंडोम की यदि हम बात करें तो ये भी थोड़ा इसी प्रकार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो इधर वाला होता है वो नुकीला पार्ट नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका भी एक रीजन है। देखो ये तो फीमेल कंडोम है, ये मेल कंडोम है। तो मेल कंडोम जो होता है उसे तो पेनिस के ऊपर ऐसे आवृत किया जाता है। अच्छा, जो फीमेल कंडोम होता है ना उसे मादा योनि में लगाया जाता है। अच्छा, इसका डायग्राम जो चित्र है वो थोड़ा ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अब मान लीजिए फीमेल कंडोम यूज करना होता है, तो फीमेल क्या करती है, मतलब उस कंडोम को जब हम यूज करते हैं ना, लगाते हैं, फीमेल जब मादा योनि में कंडोम लगाती है तो देखो ये इस प्रकार लग जाता है, ऐसे। समझ पा रहे हैं? अब देखो जब ये फीमेल कंडोम ऐसे लगा हुआ है तो इसने सर्विक्स को कवर कर लिया ना, ये सर्विक्स है, गर्भाशय ग्रीवा है, इसको ऐसे कवर कर लेता है। अब पेनिस यदि यहाँ पर अब मेल को आवश्यकता नहीं होती। देखो यदि वास्तविक प्रोटेक्शन चाहिए तो हो सकता है दोनों ही यूज कर लें, लेकिन ज़्यादातर यूज नहीं करना पड़ता अब मेल को। यदि मेल यूज करता है तो फीमेल को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फीमेल करती है तो मेल को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कई बार दोनों भी कर लेते हैं। तो वीर्य स्खलन जैसे होगा तो वो यहाँ पर रह जाएगा ना वीर्य, वही घटना है। ठीक है, तो वर्तमान में मेल फीमेल दोनों के लिए कंडोम्स अवेलेबल है। ठीक है, ये किसके बने होते हैं? लेटेक्स या पतले रबर के बने होते हैं। इनका फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं, इनके बहुत सारे फायदा होते हैं। सबसे पहला फायदा तो भाई प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ठीक है, तो पहला फायदा तो यही हो गया कि प्रेगनेंसी से बच सकते हैं इससे, प्रेगनेंसी से। दूसरा, यहाँ मैं फायदे की बात करूं, थोड़ी जगह कम है कोई बात नहीं, पर आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ये तो होता ही है। दूसरी बात, एसटीडी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके हम अगले टॉपिक में बात करेंगे एसटीडी के बारे में। आप ये समझो जो लैंगिक संचारित रोग हैं उनसे भी बचा जा सकता है। क्यों, कैसे? अब ये क्या है रोग मैं आपको बता दूं, सुनिए। मेल के वीर्य और फीमेल के जो फ्लूइड, इनमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है।
देखो जो नर का जो वीर्य स्खलन होता है, जो द्रव होता है, उसमें हो सकता है कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, तो वो भी इन्फेक्ट कर सकता है मादा को। ठीक है, यदि हम कंडोम्स का प्रयोग नहीं करें, ठीक है, तो डायरेक्ट कई बार क्या होता है, देखो मादा योनि के अंदर भी एक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो यदि ये मादा योनि का फ्लूइड इन्फेक्ट है तो हो सकता है इस नर के अंदर वो इन्फेक्ट हो जाए, नर भी इन्फेक्ट हो जाए और एक रोग हो जाए। ठीक है, या नर के वीर्य जो द्रव है उसमें कोई इन्फेक्शियस हो, कारक हो, फैक्टर हो, जैसे वायरस, जीवाणु, कुछ भी हो सकता है, तो वो इसके अंदर जाके इसको डिजीज कर सकता है। ठीक है, तो ये लैंगिक संचारित रोग हैं। अच्छा, ये लैंगिक संचारित रोग के सर्वाधिक चांस ये कब होते हैं, जब कोई एक पार्टनर अनेकों पार्टनर के साथ सहवास की क्रिया करता है। ठीक है, मतलब यदि एक ही पार्टनर हो, उनमें सहवास की क्रिया रहे तो इन्फेक्शन के बहुत कम चांसेज होते हैं, लेकिन एक पार्टनर जो अन्य बहुत कुछ अन्य पार्टनर के साथ सहवास क्रिया करता है ना, तो वहां इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे में हमें केवल कंडोम या निरोध का ही प्रयोग करना चाहिए भाई। ठीक है, तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है, जिससे प्रेगनेंसी से भी बचा जा सकता है और जो रोग होते हैं लैंगिक संचारित रोग, उनसे भी बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और इससे क्या है, अच्छा इसका एक और लाभ होता है कि जो उपयोग जो करते, जैसे मान लीजिए कोई सहवास कर रहा है, उसको प्रेगनेंसी से बचना है, तो वो कंडोम को प्राथमिकता दे रहा है कि भाई मुझे कंडोम यूज करना है। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए क्या है, कोई प्रशिक्षित नर्स डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई डॉक्टर ही उसको लगाए, कोई नर्स ही उसको लगाए, समझ रहे हैं। तो जो उपयोग करता है उसकी गोपनीयता बनी रहती है। गोपनीयता का मतलब किसी को पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हैं आप, तो गोपनीयता भी इससे बनी रहती है। जबकि कुछ ऐसे मेथड हैं, अब ये पॉइंट क्यों आया गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मेथड होते हैं गर्भ निरोधक जिनमें डॉक्टर और नर्स का सहारा लेना पड़ता है, तो भाई उनमें तो गोपनीयता नहीं रहेगी ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गोपनीयता भी बनी रहती है। तो 2-3 इसके लाभ भी हैं, तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई कंडोम की। अब हम बात करते हैं डायाफ्राम बोल्ट ग्रीवा टोपी के बारे में। ठीक है, तो सुनिए भाई, डायाफ्राम बोल्ट ग्रीवा टोपी ये भी एक अन्य प्रकार के रोधक हैं, गर्भ निरोधक हैं। अच्छा, ये केवल फीमेल के द्वारा यूज में लिए जाते हैं, है ना, इनमें मेल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो डायाफ्राम जैसे कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे ही होते हैं ना, ये ऐसे ही बोल्ट भी होता है, बोल्ट भी ऐसे होता है। गर्भाशय ग्रीवा टोपी कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे होती है ना। आप दिख रहा है आपको, अच्छा सा डायग्राम बना दूं। चलिए, ऐसे यह गर्भाशय ग्रीवा टोपी होती है। ठीक है, इसको पता है हम क्या करते हैं, इसको क्या करना होता है, जैसे कोई फीमेल है, ठीक है, तो ये यूनी है, ये सर्विक्स वगैरह वाला पार्ट है, तो गर्भाशय ग्रीवा टोपी को या डायफ्राम बोल्ट वगैरह को क्या है, ऐसे यूज कर लिया जाता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लग जाते हैं ये। तो जो शुक्राणु वगैरह, वीर्य वगैरह होते हैं ना, अब ये जब दरवाजा ही बंद हो गया तो यहीं पर भटक भटक कर मर जाएंगे 1-2 दिन में, या अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डायाफ्राम है, बोल्ट है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, इनको केवल महिलाओं के द्वारा यूज किया जाता है, जो मादा योनि में लगाई जाती हैं ये युक्तियां। ठीक है, और कई बार क्या होता है जब इनका एक वो फायदा होता है, देखो कंडोम का तुम केवल एक ही बार प्रयोग करते हैं, और लेकिन ये जो युक्तियां है ना, डायाफ्राम, हालांकि ज्यादा प्रचलन में नहीं है ये। ठीक है, इनको हम बार बार यूज ले सकते हैं, एक बार यूज लेके साफ करके दोबारा इसको यूज ले सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखा जाता है कि जब हम इनको दोबारा यूज लेते हैं ना, तो स्पर्म नाशक क्रीम इन पर लगाई जाती है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम हम इसको यूज कर रहे हैं, फ्रेश है ये, तो इस पर स्पर्म नाशक क्रीम ऑलरेडी लगी हुई होती है। ठीक है, जब आप इसको एक बार यूज कर लेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे, तो वो स्पर्म नाशक कीट तो खत्म हो जाएगी।
तो हम क्या करते हैं, बाजार से स्पर्म नाशक नाम की क्या लेके आते हैं, क्या कोई क्रीम टाइप्स का ऐसे होता है ना, एक जेली नायक संरचना होती है, क्रीम होती है, तो उसको क्या है हम इस पर दोबारा लगा देते हैं और फिर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई स्पर्म इंटर कर जाए तो उसको ये नष्ट कर देती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है भाई, तो ये हमारी रोधक विधियां हैं। रोधक विधियां बहुत सिंपल हैं। इसमें हमने जनरली क्या पढ़ना है कि एक तो हम यहाँ पर कंडोम का सहारा लेते हैं और एक हमारे डायाफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी, बोल्ट वगैरह काम में ले लेते हैं ना। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इन दोनों का एक ही काम होता है। क्या काम होता है कि ये शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु मादा जनन मार्ग तक पहुंच नहीं पाते और ये अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सिस्टम होता है भाई इसके बारे में। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो दो प्रकार के आप भौतिक अवरोध काम में लेते हैं भाई, एक तो कंडोम, एक डायाफ्राम, बोल्ट, ग्रीवा, टोपी, है ना, ऐसे। अच्छा, एक पॉइंट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको चाहे नोट कर सकते हैं कि जो महिला कंडोम होता है, महिला कंडोम को फेमिडोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फेमिडोम। तो आप अपनी नोटबुक में ऊपर लिख लीजिए, महिला कंडोम को फेमिडोम के नाम से जाना जाता है। फेमिडोम, ये लिख गया, कट गया ऐसे, मतलब आप ऐसे लिख लो यार, फेमिडोम। फेमिडोम के नाम से महिला कंडोम को जाना जाता है। ठीक है, लिख लिया। चलिए, तो आज हम हालांकि अपनी इन्हीं दो विधियों को पढ़ेंगे, क्योंकि कल की जो हमारी विधि है वो नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। कल जो हम तीसरी विधि पढ़ेंगे ना, अंतःगर्भाशय युक्ति IUD, वो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन नीट में उससे पूछे गए हैं। ठीक है, नहीं आप देखेंगे कहाँ से, मैंने अभी आपको भेजे नहीं ना, तो मैं चैप्टर नंबर 4 के तब भेजूंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप देखना। ठीक है भाई, तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट दोनों के लिए। ठीक है, तो कल हम अपनी इन गर्भ निरोधक विधियां हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, कल के लेक्चर में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे और एक बार उसका रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, गर्भ निरोधक युक्तियां। दो टॉपिक यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और एक लास्ट में आएगा वो वाला, तब उसको बताऊंगा। तो ये बात आपने नोट कर ली। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्या है? अंडाशय के द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो प्रसव क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अंडाशय के द्वारा स्रावित एक ऐसा हार्मोन जो प्रसव क्रिया में सहायता करता है, वो कौन सा हार्मोन है, उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और बाकी बातें करते हैं अब कल। ठीक है, इसका आंसर जरूर कीजिए मुझे।